आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो वहां एंट्रोपी चेंज कैसा होता है। हमें पता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है ये बढ़ता है। तो एक सिस्टम में अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस में कोई साइकिल हो, थर्मोडायनेमिक साइकिल के थ्रू वो पास करे अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो देखें क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मान ले कि एक सोर्स है और एक सिंक है। तो ये रहा सोर्स। हम यहां पर दो इंजन काम करवाएंगे, एक तो रिवर्सिबल इंजन होगा और दूसरा इरिवर्सिबल इंजन होगा। सो यहां पर ये रहा सिंक। तो एक सोर्स है, ये है सोर्स, इसका टेम्परेचर TH है, हाई टेम्परेचर, और यह है सिंक, इसका जो टेम्परेचर है TC है, T कोल्ड, ये T हॉट है और ये T कोल्ड है। और यहां काम कर रहा है दो इंजन, एक तो यहां से हीट ड्रॉ कर रहा है और ये रहा वो इंजन और ये कुछ काम कर रहा है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में इसका जो चेंज हो रहा, थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहा है, वो इरिवर्सिबल हो रहा है। ये है इंजन 1, इरिवर्सिबल इंजन, तो मैं इसे I लिख रहा हूं। और ये रिवर्सिबल इंजन है, ये कुछ ऐसा है, ये भी हीट एक्सेप्ट कर रहा है यहां से, सोर्स से, और सिंक में ये डिपॉजिट कर रहा है। तो यहां पर मान ले फर्स्ट केस में इरिवर्सिबल इंजन जो है ये हीट ले रहा है Q1 और हीट छोड़ रहा है Q2। तो यहां आप देखें, मैं इसे TH को ही T1 कर दे रहा हूं, ये TH ही T1 है और TC T2 है। थोड़ा बेहतर समझ में आएगा क्योंकि हमने Q1 और Q2 माना यहां पर। अब देखें दोनों का जो एफिशिएंसी है वो हम सबसे पहले पता लगाएंगे। तो इसका जो एफिशिएंसी है इस इरिवर्सिबल इंजन का, यह है eta2, और इसका जो एफिशिएंसी, माफ कीजिएगा, eta1, और इसका जो एफिशिएंसी है यह है eta2। हमें पता है कि जो रिवर्सिबल इंजन है उसका एफिशिएंसी इरिवर्सिबल इंजन से ज्यादा होगा। यही कॉन्सेप्ट है जिसे हम यूज करके ये देखेंगे कि एंट्रोपी जो है इस केस में, इरिवर्सिबल इंजन के केस में, बढ़ेगा। तो यहां पर ये जो eta1 है, एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट इंजन, इरिवर्सिबल इंजन, ये कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू एफिशिएंसी जो ये सेकंड इंजन का है, जो कि रिवर्सिबल इंजन है। यही है हमारा मेन कॉन्सेप्ट जिसे हम यूज करेंगे। अब देखिए इसके लिए जो एफिशिएंसी होगा वो कितना होगा। eta1 जो है ये होगा, यहां ध्यान से देखिए, ये कुछ काम भी करेगा, ये कुछ वर्क करेगा, W1 मान ले ये वर्क है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? Q1 हीट ले रहा है और Q2 छोड़ रहा है, तो बाकी जो बचा ये वर्क में कन्वर्ट होगा। सो Q1 माइनस Q2 इतना वर्क डन कर रहा है। ये एफिशिएंसी हम कैसे पता लगाते हैं? एफिशिएंसी होता है ये कितना काम कर रहा है, कितना कर रहा है काम, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय कितना हीट वो अब्सॉर्ब कर रहा है। ये जो है सोर्स से कितना हीट ले रहा है, इतना, Q1, सो Q1। उसी तरह से दूसरा जो रिवर्सिबल इंजन है उसका अगर आप एफिशिएंसी को देखें तो हमें पता है रिवर्सिबल इंजन का जो एफिशिएंसी होता है वो होता है हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है डिवाइडेड बाय जो हाई टेम्परेचर होता है वो। आप इससे यहां तक पहुंच सकते हैं रिवर्सिबल इंजन के केस में, इरिवर्सिबल इंजन के केस में नहीं। ये हमने कार्नो साइकिल पढ़ते हुए देखा था कि एक कार्नो इंजन का, जो कि कंप्लीटली रिवर्सिबल इंजन होता है, उसका एफिशिएंसी इतना होता है। तो यहां अब देखें, चूंकि eta1 ये eta2 से कम होगा, तो चूंकि eta1 इज लेस देन eta2, और इसे हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1, और उसी तरह से इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माइनस T2 ओवर T1। देखिए T1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, जो कि यहां पर है, वही यहां लॉजिक यूज करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि eta1 जो कि है ये टर्म, तो हम लिखेंगे यहां पर इससे आगे, यहां फिर से लिख लेते हैं eta1 इज लेस देन eta2, तो इससे आगे हम कहेंगे 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1
ये छोटा होगा किससे, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 से। तो दोनों साइड इन इक्वेशन के दोनों तरफ अगर हम 1 घटा देते हैं तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये है नेगेटिव वैल्यू, ये भी एक नेगेटिव वैल्यू है। तो -1 से हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही -1 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव Q2 ओवर Q1 बन जाएगा, Q2 ओवर Q1, नेगेटिव साइन हट जाएगा। लेकिन हमें पता है ये एक इनइक्वालिटी है, तो -1 से अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है साइन ये रिवर्स हो जाता है। सो जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो गया। सो T2 डिवाइडेड बाई T1, क्योंकि नेगेटिव T2 डिवाइडेड बाई T1 के साथ भी हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे आगे हम ये कहेंगे कि अगर हम यहां से T1 को रहने दे और इस Q1 को ट्रांसपोज करके इधर लाए और T2 को ट्रांसपोज करके अपोजिट साइड में ले जाए तो हम कहेंगे कि Q2 डिवाइडेड बाई T2 इज ग्रेटर देन Q1 डिवाइडेड बाई T1। अब यहां अगर आप देखें तो ये है क्या, Q2 डिवाइडेड बाई T2 ये है क्या, और Q1 डिवाइडेड बाई T1 ये है क्या। आप यहां से देखें, सोर्स से Q1 हीट बाहर निकल रहा है जहां इसका टेम्परेचर था T1। सो T1 टेम्परेचर से Q1 अगर हीट निकल जाए तो एंट्रोपी कितना बाहर निकल गया, मतलब एंट्रोपी कितना घट गया सिस्टम का। सो एंट्रोपी घटा इसका, यह है Q1 डिवाइडेड बाई T1। और Q2 हीट अगर सिस्टम में अंदर आ जाए जहां की टेम्परेचर T2 हो तो एंट्रोपी बढ़ा कितना, एंट्रोपी बढ़ा Q2 डिवाइडेड बाई T2, क्योंकि हीट जहां अंदर जाएगा वहां का एंट्रोपी बढ़ेगा और हीट जहां से बाहर निकल जाएगा वहां का एंट्रोपी घटेगा। तो पूरा सिस्टम को अगर आप देखें तो इतना एंट्रोपी बढ़ रहा है और इतना एंट्रोपी घट रहा है। सो नेट एंट्रोपी चेंज की अगर बात हो, सो नेट एंट्रोपी चेंज, नेट चेंज इन एंट्रोपी आप यहां से समझ सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एंट्रोपी देखिए, जो टर्म घट रहा है वो छोटा है और जो टर्म बढ़ रहा है वो बड़ा है, तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है नेट चेंज इन एंट्रोपी ये पॉजिटिव होगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि नेट चेंज इन एंट्रोपी, नेट इंक्रीमेंट इन एंट्रोपी आप कह सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख दूं नेट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना बढ़ा एंट्रोपी, सो दैट शुड बी इक्वल टू कितना बढ़ा एंट्रोपी, मान ले S एंट्रोपी बढ़ा, ये बराबर होगा Q2 ओवर T2 इतना बढ़ा माइनस जितना घटा, सो Q1 ओवर T1। ऑब्वियस सी बात है ये जो टर्म होगा ये टर्म 0 से बड़ा होगा इरिवर्सिबल इंजन के लिए। अगर रिवर्सिबल इंजन होता तो यहां एक इक्वालिटी साइन होता और यहां भी ये इक्वालिटी साइन आता, यहां भी ये इक्वल होता और एंट्रोपी चेंज 0 होता। तो ये दैट इज ग्रेटर देन 0। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है, पूरे सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी बढ़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।